एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देंगे, एक वीडियो है डॉक्टर इश्तियाक की और ये वीडियो बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू विद आदिल काज़मी है, कारगिल वॉर के ऊपर है। सो बिना देरी के चलते हैं इस वीडियो की तरफ। इससे पहले हमने एक और वीडियो देखी थी, आपने देखी होगी, जिसमें 1971 के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। हमने कारगिल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो देखी थी खान सर की। उस वीडियो में काफ़ी चीज़ें थी जो डिफरेंट थी। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या डिफरेंट है और ये लोग क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, क्योंकि जिसकी भी वीडियो देखते हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बाकी इसमें रियलिटी क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो देखने के बाद। चलते अपनी वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और जो लोग हमें देख रहे हैं, सबसे पहले आज मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये ना हो कि आप वीडियो देखें और आप वीडियो देख के वैसे ही दौड़ जाते हैं आप लोग। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे साथ आज डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब आपको फ्रेम में नज़र ही आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने हमें आज ज्वाइन किया है और हम यकीनन आज फिर कुछ सीखने की कोशिश करेंगे उनसे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मेहरबानी इनवाइट करने का। बार बार बड़ा मजा आता है आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया सर। आज हम बस 2 सवाल हैं आपके लिए और हम ये दोनों चीजें समझना चाहेंगे। एक तो कारगिल वॉर क्यों हुई, क्या ज़रूरत थी और फिर किस तरह से उसमें से वापस आया गया, और सबसे पहले कि शुरू ही क्यों की, पाकिस्तान हर जंग क्यों शुरू करता है। उसके बाद दूसरा सवाल जो मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़े जा रही हूँ वो ये कि जो हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप्स रही हैं, जिस तरह से फौजी हुकूमतें रही हैं पाकिस्तान में, तो उसकी क्या ज़रूरत थी और उसने किस तरह से पाकिस्तान को डैमेज किया है। 2 बड़े सवाल हैं, तो एक्चुअली 2 नशिस्तें होनी चाहिए, लेकिन चलें कोशिश करते हैं एक में ही पूरी बात हो जाए। ठीक है जी। कारगिल जंग क्यों हुई और आपने कहा है कि हमने क्यों जंगें शुरू की, ये दोनों बातें जो है ना, ये एक बहुत बड़ा एक पजल है कि जो मुल्क कहता है कि हमारे पे हमला होने वाला है, हिंदुस्तान हमें ख़त्म करने की नीयत से है, तो वो खुद ही क्यों अपनी जंगें शुरू करता है। ये बात बहुत बड़ा मुनासिब आपका सवाल है। और ये जो मेरी किताब है ना, पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, ये देखें, इसे कहते हैं पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, ओरिजिन्स, एवोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस 1947 2011। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची ने पब्लिश की है। इसकी अब पेपर बैक भी आ चुकी है, समझ गए आप। तो मैंने ये पूरे जो दोनों सवाल जो है ना, इसी किताब में उनका जवाब दिया है। लेकिन हम पहले कारगिल पे आते हैं। देखिए, कारगिल से पहले सार्क बनने के बाद, महल सार्क 1985 में बनी या कुछ, तो सार्क मेंबर मुल्कों की हर साल एक मीटिंग होती थी। 1997 में माले, जो कैपिटल है मालदीव्स का, वहां पे मीटिंग हुई, जहां पे उस जमाने के इंडियन प्राइम मिनिस्टर आई के गुजराल और हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। तो आपको तो पता है कि सार्क का मकसद ही ये है कि इस इलाके में जो मेंबर्स हैं वो मिल के काम करें, यहाँ की जो गुर्बत है उसे ख़त्म किया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जोर दिया जाए, कोऑपरेशन पे दिया जाए और
कि जो भी इनके डिस्प्यूट्स हैं वो पीसफुली रिजॉल्व किए जाएं। ठीक है। मजे की बात यह है कि आई के गुजराल हमारे जेलम की तरफ से ये फैमिली गई हुई थी पार्टीशन के वक्त इंडिया में, पंजाबी स्पीकिंग, सारी उम्र लाहौर में पढ़े, एफसी कॉलेज में पढ़े, लाहौर लॉ कॉलेज में पढ़े। उनका सारे दोस्तियां जो थीं ये लाहौर में थीं, और वो उस ज़माने की जो यहाँ पे कम्युनिस्ट मूवमेंट थी उसमें जितने रोशन ख्याल पंजाबी मुस्लिम हिंदू सिख थे वो दोस्ती उनकी बहुत थी। तो उनकी रूट्स जो हैं आई के गुजराल की वो लाहौर में थी। मेरी इस किताब में उनका वो पंजाब वाली किताब में उनका इंटरव्यू भी, उस पर तवील इंटरव्यू है। दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो अमृतसर के बाहर एक गांव है जाती उमरा शायद, वो वहां से फैमिली आई हुई है इधर। हालांकि मियाँ साहब तो उम्र में छोटे थे, लेकिन उनके बुजुर्गों ने बताया था उन्हें कि उस गांव में बड़ा मिलजुल के रहते थे। ये पंजाब वाली किताब में मैंने पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। तो दोनों जब पंजाबी, मेरा ये जिंदगी का एक्सपीरियंस है, जहां पे भी इंडियन पाकिस्तानी पंजाबी मिले, हिंदू मुस्लिम सिख, विद इन सेकेंड्स उनकी जो एक जुबान की बुनियाद पे दोस्ती हो जाती है ना, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये हमारे जो मिनिस्टर्स भी जब जाते हैं और फॉर्मली जिस तरह बात करते हैं वो एक है, शाम को बैठ के जब ये गपशप करते हैं और शायद थोड़ी सी पी पू लेते हैं तो आम पंजाबी में गालियां ये वो सारा कुछ होता है। मुझे इनसाइड स्टोरी पूरी पता है। तो दुनिया को दिखाने के लिए एक फ्रंट है, कल्चर की जो अट्रैक्शन है, जुबान के अंदर जो चाशनी है अजी, वो कभी छुपाई नहीं जा सकती। और यही बिल्कुल यूपी के हिंदुओं और हमारे वहां से आए हुए मुसलमानों का होता है। उनका कल्चर भी बड़ा जो है ना, जिसे कहते हैं गंगा जमनी सिविलाइजेशन, वो भी एक हकीकत है। खैर, उस मुलाकात में फैसला हुआ कि हम ये जो सारी जंग है कश्मीर ये वो, बजाय झगड़ा करने के लेट्स मीट एंड रिजॉल्व देम। ठीक है। मुझे याद है उस जमाने में, और ये कहना पड़ेगा, मिस बेनजीर भुट्टो ऑपोजिशन में थी, तो मैंने टीवी पे उन्हें खुद कहते हुए देखा है, जाता है अपना वहां पे और पंजाबी में बात करता है, यानी क्रिटिसाइजिंग नवाज शरीफ। तो ये एक और कैरेक्टर है हमारा कि व्हेन इन पावर यू बिहेव वन वे, आउट ऑफ पावर देन यू टेक अल्ट्रा नेशनलिस्ट पोजीशन। ये उधर से भी होता है जब बीजेपी पावर में होती है। अब तो खैर हालात बदल गए हैं विद मोदी। व्हेन इन पावर दे आर विलिंग टू स्पीक टू पाकिस्तान विद पीस, और कांग्रेस की अगर हुकूमत हो तो ये फिर उस पर तनकीद करते हैं। ये यहाँ की एक तरीका है। एनी हाउ, उसके बाद आई के गुजराल की हुकूमत फॉल कर गई। 98 के इलेक्शन हुए और अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए। इलेक्शन के बाद ही उन्होंने आके मई के शुरू में न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिए, दिखाने के लिए दुनिया को कि वी आर न्यूक्लियर पावर। उसको नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे, तो यहाँ पे फिर उनमें बहुत प्रेशर पड़ा कि आप भी अपनी जो अगर न्यूक्लियर पावर है तो दिखाएं, वरना लोग कहेंगे ये हमें ब्लफ करते रहे। तो उसी तरह फिर उन्होंने 5 ब्लास्ट किए, हमने 6 ब्लास्ट किए, ये सारे मई में हुए। तो एक और लेवल हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो है ना रिलेशनशिप में आया कि दोनों तरफ अब न्यूक्लियर पावर्स हैं। अगली जंग जो होगी तो उसमें न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हो सकते हैं, और जब न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल होते हैं तो उस जंग को रोका भी नहीं ना जा सकता। कन्वेंशनल जंग में तो आपने 10 दिन लड़े तो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन आ गया और फिर बैठ के सीज फायर हो गया। न्यूक्लियर वॉर जो है वो इररिट्रीवेबल है, उसका जो असर है वो हजारों साल तक चलता है। ठीक है। तो उसके बाद फिर एक वाजपेयी साहब की तरफ से ऑफर आया कि लेट्स मीट टू डिस्कस पीस।
और नवाज शरीफ ने भी उसको रिस्पॉन्ड किया इन अ पॉजिटिव मैनर। मुझे याद है वो 1999 का फरवरी जब उनका डेलीगेशन आया, उसके अंदर कई वो लोग जो लाहौर से गए हुए थे, जिस तरह मशहूर मैटनी आइडल देवानंद साहब आए, सिंगर महेंद्र कपूर आए, उसमें कुलदीप नैयर जो कि सियालकोट से गए हुए थे वो आए, बाकी भी उनके बड़े बड़े मशहूर लोग आए जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती की बात करते थे या वो अमन चाहते थे। मियां नवाज शरीफ ने भी उनके साथ जो मेहमान नवाजी की वो बहुत मिसाली थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब वो लोग अटारी वाघा बॉर्डर से अंदर आए हैं तो वाजपेयी साहब को तो हेलीकॉप्टर पे ये ले आए ना गवर्नर हाउस, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो बसों में लाए गए और उस बसों के ऊपर जमात इस्लामी के गुंडों ने रोड़े फेंके। और मुझे ये इनसाइड स्टोरी पता है कि उन्हीं गुंडों के अंदर आईएसआई के लोग भी बैठे हुए थे जो उन पे ये पत्थर फेंक रहे थे, हालांकि वो हमारे गेस्ट थे। हमारी गवर्नमेंट की एक पोजीशन थी और हमारी डीप स्टेट की और जमात इस्लामी की बिल्कुल उसके बरक्स पोजीशन थी। खैर उसके साथ 21 फरवरी 1999 का लाहौर अकॉर्ड अग्री हुआ बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। उससे पहले वाजपेयी साहब जा चुके थे पाकिस्तान मीनार पे, हाँ जी, मीनार पाकिस्तान पे, और वहाँ पे जो उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा कि हम यानी कि हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं वो तकसीम के हक में नहीं थे, लेकिन आज मैं यहाँ पे आ गया हूँ और हम समझते हैं कि तकसीम जो हो गई है वो मुनासिब है, अब आगे बढ़ना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। तो अगर हिंदू नेशनलिस्टों का हमारे पाकिस्तान के खिलाफ कोई था तो उस दिन उन्होंने उसे सरेंडर कर दिया। और पाकिस्तान के अंदर फिर नवाज शरीफ साहब, वो जो अकॉर्ड हुआ है वो आप पढ़ लें, उसमें यही था कि आज के बाद हम जो एक दूसरे के खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं वो ख़त्म हो जाएगा और जो हमारे मसाइल हैं वो पीसफुली रिजॉल्व हो जाएंगे। उसमें कहा जाता है कि कश्मीर के ऊपर भी बहुत प्रोग्रेस हो गई थी, उसमें कई किस्म के वो एक जेलम या चनाब आइडिया था, इधर से कुछ उधर आइडियाज थे, उस पे हम चाहें आप कहेंगे तो बात कर लेंगे। लेकिन हुआ ये कि जब वाजपेयी साहब आने वाले थे तो जाहिर है पाकिस्तान आर्मी को बता दिया गया होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को बनाया हुआ था। तो जनवरी से इन्होंने प्लानिंग करनी शुरू कर दी जनरल मुशर्रफ ने कि देखें हुआ ये था, थोड़ा सा बैक जाना चाहिए। 47-48 के दौरान जो इंडिया पाकिस्तान की लिमिटेड वॉर हुई ना कश्मीर में, उसमें 1 जनवरी 1949 को सीज फायर हुआ और सीज फायर के बाद जो इलाके इंडिया ने किए हुए थे कैप्चर वो उनके पास रहे और जो इलाके हमारे पास थे वो हमारे पास रहे। तो उस दौरान ये जो कारगिल का इलाका है वो शायद पाकिस्तान के कंट्रोल में आया था, लेकिन फिर 71 की जंग जिसका जिक्र हमने लास्ट टाइम किया था, उसके बाद थोड़ा सा लाइन ऑफ सीज फायर लाइन में तब्दीली भी आई, कहीं पे हम आगे बढ़े, कहीं पे वो आगे बढ़ गए। तो 71 के बाद कारगिल में इंडिया की पोजीशन बन गई थी, समझ गए आप, और वो ऊपर बैठे हुए थे कारगिल के, नीचे नजर आती थी ढलान जो होती है वैली। तो 90 कहते हैं जनवरी 1999 में इन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी कि किसी तरीके से बिफोर वाजपेयी कम्स एंड समथिंग हैपन्स, हम ये होता ये था कि वो इतनी हाइट पे हैं और इतनी सर्दी होती है कि बहुत कोल्ड पीरियड में इंडियंस नीचे चले जाते थे, अपनी जो थी ना पोस्ट उन्हें वेकेट कर देते थे। कौन आके
-40 में -50 में वहां बैठेगा, एंड व्हाट फॉर। तो इन्होंने उस दौरान प्लानिंग शुरू कर दी, और जब वाजपेयी साहब आए तो कुछ लोग कहते हैं तब भी इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया था अपने लोगों को। अब वहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो इन्होंने बाद में जब जंग शुरू हुई और ये बात पब्लिक में आई तो कहा गया कि ये तो मुजाहिदीन है, हमारा इन पे तो कोई कंट्रोल नहीं है, जो वहां पे जाके इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। खैर, इधर से लाहौर अकॉर्ड हुआ और बड़ी सेलिब्रेशंस हुई, वो वाजपेयी साहब चले गए, नवाज शरीफ बहुत खुश हुए कि अब शायद कश्मीर और बाकी मसले पीसफुली हल हो जाएंगे। मई के अंदर रिपोर्ट आ गई ये कि क्योंकि जब गर्मी खत्म हुई, सर्दी, और इंडियंस ने वापस वहां पोस्ट पे आना शुरू किया तो उन्होंने देखा यहाँ पे तो वो सारी पोस्ट ऑक्यूपाइड हैं बाय ट्रुप्स। आप उन्हें मुजाहिदीन कहें, वो कहते थे ये पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, एक्चुअली वो मिक्स था, कुछ मुजाहिदीन थे, कुछ हमारे लोग उन कपड़ों में आए हुए थे, पक्की बात है। तो फिर उन्होंने मिलिट्री एक्शन किया। अब उनको नीचे से फिर दोबारा आना, ये ऊपर बैठे हुए थे ना हाइट के ऊपर, तो उनको फिर जो मिलिट्री एक्शन करना पड़ा उसके अंदर उनको पूरी अपनी एयर फोर्स को इस्तेमाल करना पड़ा। और जब आप ढलान के ऊपर जा रहे होते हैं तो यू आर विद इन द रेंज ऑफ फायर। उनके बहुत लोग मरे भी हैं उसके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो खबरें बाद में पता लगी कि जब उन्होंने फिर हुआ ये कि हमने तो कहा हम तो वहां पे लड़ ही नहीं रहे, पाकिस्तान के, हमारी तो फौज ही नहीं है, ये तो मुजाहिदीन है, तो हम क्या करें। नवाज शरीफ का बयान है, अगर आप कहें तो किताब से पढ़ के दिखा दूं, वो कहते हैं मुझे बिल्कुल नहीं बताया गया और ये ऑल बिहाइंड माय बैक हुआ। और जब ये पता लगा तो मुशर्रफ केम टू मी प्लीडिंग कि आप जाएं अमेरिका और हमारी सीज फायर करवाएं, वरना हमारा सत्यानाश हो जाएगा, इंडियंस हमें बहुत बुरी तरह अटैक कर रहे हैं और हम हार जाएंगे। तब तक कुछ लोग कहते हैं 2000 से ज्यादा हमारे अपने लोग मारे गए थे इंडियन काउंटर अटैक में। शुरू में तो हमारी गोलियों ने उनको मारा ना, क्योंकि वो ऊपर आ रहे थे, लेकिन जब एयर फोर्स आ जाए और उनकी फुल फोर्स आए और आप अपनी मिलिट्री ना भेजें ये कह के कि हम तो इन्वॉल्व नहीं हैं। लेकिन सर मुशर्रफ साहब ने तो खुद ये बात मानी है कि उन्होंने अटैक किया था, वो फिर मुजाहिदीन का नाम क्यों ले रहे थे? बात तो सुने ना, यही तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने लास्ट टाइम आपको क्या कहा था कि वी आर ग्रेट टेक्निकल थिंकर्स बट वी हैव नो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अब ये आप जनरल मुशर्रफ से पूछे ना कि क्या उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को कंसल्ट किया था, वो कहते हैं किया था। नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं बताया गया कि वो ये एक्शन कर रहे हैं। वो कहते हैं जो हम एक्शन कर रहे हैं उसमें तो जंग होगी नहीं, और ये थोड़ी सी मूव है हमें एडवांटेज दिलाने के लिए। नवाज शरीफ राइट्स दिस, दोनों के बयान है मेरी किताब के अंदर, आप पढ़ लें। मुशर्रफ का ये प्लान है कि हम तो एक्चुअली कश्मीर में एडवांटेज पे थे, ये तो नवाज शरीफ लॉस्ट द नर्व्स एंड वेंट टू अमेरिका और वहां पे प्लीड किया कि हमारी सीज फायर करा दें। सच्ची बात यह है कि अगर दो मुल्क एक अकॉर्ड करते हैं, उसे कहते हैं ट्रीटी, और उसको फिर आप वायलेट करते हैं कि जंग शुरू करके, तो उस दिन से सारी दुनिया के अंदर हमारा कश्मीर पे स्टैंड और हमारी आर्मी को रोग आर्मी, रोग का मतलब होता है अनरिलायबल, गुंडागर्दी वाली जो है ना, उसे रोग कहते हैं, जो किसी रूल को नहीं मानती, बुली जो होते हैं, ये सब उन्हें रोग कहा जाता है ना। तब से हमारी मशहूरी बदनामी हो गई कि वी आर अ रोग आर्मी एंड अ रोग स्टेट। ठीक है, तो हुआ ये, और ये मैंने फिर एक थे उनके ब्रिगेडियर नायर, जो के पीछे से हमारे गुजरात का जो है ना डिस्ट्रिक्ट, वहां से गई हुई फैमिली थी, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनका इंटरव्यू मेरी किताब में है। उन्होंने कहा कि जुलाई तक मसला ये था कि कई जो हमने मार दिए थे आपकी तरफ के सोल्जर्स, लेकिन पाकिस्तान आर्मी कहती थी हम तो लड़ ही नहीं रहे। तो अब उनकी जो
डेड बॉडीज थी उनको क्या किया जाए, क्योंकि जंग के रूल्स के मुताबिक दोनों तरफ से जब सोल्जर्स लड़ते हैं तो वो अपने मुल्क के हुक्म के मुताबिक लड़ रहे होते हैं, उनकी कोई पर्सनल तो एनिमिटी नहीं होती। इसलिए जंग जब यानी सीज फायर होता है तो आप एक दूसरे की बॉडीज को विद रिस्पेक्ट रिटर्न करते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि हम जंग ही नहीं लड़ रहे तो उन डेड बॉडीज का क्या किया जाएगा? तो वो कहते हैं हमारी इंडियन आर्मी के अंदर कई मुस्लिम यूनिट्स हैं और हर यूनिट के साथ एक रिलीजियस फिगर होता है। तो हमारे मौलवियों को फिर बुलाया गया जिन्होंने इस्लामी शरिया राइट्स के मुताबिक उनको दफन किया। लेकिन जुलाई के बाद हमारे मुशर्रफ और इन्होंने मानना शुरू कर दिया कि हम भी लड़ रहे हैं, और बाद में आपको पता है इन्होंने निशान हैदर और बाकी जितने हमारे हैं वो अपने लेफ्टिनेंट्स को और कर्नल तक को दिए हैं। यानी हमारी नॉनसेंस देखें आप, पहले आप कह रहे हैं कि हम तो लड़ ही नहीं रहे, और फिर जब प्रेसिडेंट की तरफ से वो मिलते हैं ये अवार्ड तो उनमें आर्मी के लोगों को दिए गए हैं कि उन्होंने लड़े और वहां पे शहीद हुए। और आपने जो डेड बॉडीज लेने से इनकार कर दिया कि हम तो थे ही नहीं। नहीं, वो पहले ये हुआ ना, बस जुलाई में फिर इन्होंने मानना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद वीडियो है इंडिया वालों ने लगाई हुई है, जैसे विद प्रॉपर सलूट पाकिस्तानी फ्लैग के मुताबिक उन्होंने हमारे डेड बॉडीज जो है ना सोल्जर्स की हैंड ओवर की हैं टू द पाकिस्तान आर्मी। लेकिन जुलाई से पहले जब ये स्टैंड इन्होंने लिया था कि हम तो लड़ ही नहीं रहे, ये तो मुजाहिदीन है, तो तब तक की जो डेड बॉडीज हैं वो क्या रॉट करती, उनको फिर इंडियंस ने इस्लामी असूलों के मुताबिक उन्हें बैरी की है। ठीक है, तो ये है कारगिल वॉर। लेकिन कारगिल वॉर के अंदर आप देखें असर ये हुआ कि बिल क्लिंटन और इंडिया में पहले से बात हो रही थी वो और करीब हो गए। चाइना जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा सपोर्टर था, कारगिल में उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया उनके स्टैंड को, क्योंकि जब आप दो मुल्क एक बयान दे देते हैं ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर्स के हम अमन से करेंगे, तो दुनिया के सारे मॉरल रूल्स एथिकल रूल्स को तोड़ के आप एक मिलिट्री एक्शन करते हैं सरप्चुअसली यानी सीक्रेसी में, तो इससे ज्यादा बेईमानी क्या हो सकती है? जनरल मुशर्रफ का ये एक्ट जो है वो अनपार्डनेबल है। हालांकि मैं पर्सनली मिला हूं और आई लाइक हिम एज अ पर्सन, लेकिन वो तो है ना फ्रंट पे, ये इनकी सारी सोच जो है उसमें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है। तुमने चलो वो ऑक्यूपाई कर लिया ना, अब आपका एडवांटेज है, तो फिर आप इंडियंस को ऊपर ना आने दें। अगर वो अपने प्लेन्स लेके आ रहे हैं तो आप भी अपने एयरफोर्स लाएं, आप भी अपनी पूरी फौजें लाएं और उनको वो पोजीशंस वापस ना दें। वो भी नहीं किया। तो थोड़ी देर के बाद जब आपने उनके बहुत लोग मार लिए, फिर उन्होंने आपके बेनजीर के मुताबिक 3000 से ज्यादा लोग हमारे मारे गए हैं उसके अंदर। दोनों तरफ अपने लोगों के जो मारे गए हैं उनको शहीद कहते हैं, विच इज ठीक है, अपने मुल्क के लिए जाने दी हैं, वो तो शहीद हैं अपने अपने पोजीशन से, वो लड़े हैं। लेकिन बेसिकली तो जिन बीवियों के, जिन माओं के, जिन बच्चों के जो हैं फादर हस्बैंड बच्चे और बेटे जो हैं वो तो चले गए ना। तो मैं इसको कोई सेलिब्रेट नहीं करता। मैं समझता हूँ जंग जो हुई ये कारगिल की ये बड़ी नॉनसेंस थी। एक और बात बता दूं, जो रिपोर्ट्स उसके बाद आई हैं और बिल क्लिंटन की एक अपनी रिपोर्ट है कि ये दोनों तरफ से एविडेंस था कि वहां के जो लोकल कमांडर थे ना, दे वर थिंकिंग ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स। और उसके बाद 2001 में दोबारा जब ये हुआ और दोनों आर्मीज आ गई, उनकी पार्लियामेंट पे गए लोग 13 दिसंबर को, और कश्मीर असेंबली में भी चले गए। हाँ जी, फ्रीडम फाइटर्स कह लें आप, वो कहते हैं टेररिस्ट, जो भी है, गए वो इधर ही से थे। तो अकॉर्डिंग टू बिल क्लिंटन अगर न्यूक्लियर वॉर इंडिया पाकिस्तान की तब हो जाती तो 500 मिलियन इंडियन मारे जाते आउट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 1 बिलियन, हाफ और हमारी तब 170 मिलियन थी, हमारे 120 मिलियन मारे जाने थे।
हमारे 50 मिलियन रह जाते। तो न्यूक्लियर वॉर जो है ये 99 में भी हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि प्रेशर आया अमेरिका की तरफ से और जापान की तरफ से और ईयू की तरफ से और शायद चाइना की तरफ से भी कि डोंट गो ट्रिगर हैप्पी। तो ये इस किस्म की नॉनसेंस जो है ना, कारगिल वाज अ वेरी बैड मिनी वॉर। और उसमें जनरल मुशर्रफ की एक और आर्गुमेंट दे दूं कि सियाचिन के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट पहले से चल रहा था और इंडियन एडवांटेज ले रहे थे, लिहाजा वो भी करना लाजमी था ताकि सियाचिन पे भी हम उनको न्यूट्रलाइज कर दें। ओके, ऑल योर आर्गुमेंट्स आर फाइन, बट यू शुड टेक योर प्राइम मिनिस्टर इनटू कॉन्फिडेंस है। और पूरी फिर अगर जब उन्होंने मिलिट्री एक्शन किया है और जीत लिया वापस, तो आप अपनी फौज लाएं और दिखाएं कि आप उनको नहीं दे रहे वापस, बजाय कि आप फिर अमेरिका के दरवाजे खड़का रहे हैं, चाहे नवाज शरीफ या जैसे नवाज शरीफ कहते हैं कि हमें मुशर्रफ ने आके बेग किया कि प्लीज जाएं कि हम तो बुरी तरह हार रहे हैं। तो ये है कारगिल की स्टोरी। तो इस पे सवाल बट सर इट वाज अ ब्लंडर बाय परवेज मुशर्रफ। Of course, absolute blunder, and I have no two words to qualify that. Undeservedly, it was a blunder. और उस दिन से पाकिस्तान के कश्मीर पे कहीं दुनिया के अंदर सिंपैथी नहीं है पाकिस्तान के स्टैंड पे। और रोग स्टेट का जो है वो आज तक हम अभी तक वो FAFT वो जो भी है उसकी लिस्ट पे हम ग्रे लिस्ट पे ही है ना, रिमूव नहीं हुए कि हम टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। तो ये उस दिन से ये बात शुरू हुई है। एक्चुअली तो उससे पहले शुरू हो गई थी कि अफगान जिहाद के बाद हमने कश्मीर में भेजने शुरू कर दिए मुजाहिदीन। तो ये हमारी जो है ना हरकतें वो अब गले पड़ी हुई हैं हमारे। और परवेज अब सुने जनरल बाजवा ने कहा है कि पीसफुल बात कीजिए। इफ दैट इज ट्रू तो मैं तो बहुत उसकी हक में हूँ। द ओनली वे फॉरवर्ड इज थ्रू डिस्कशन और पीसफुल जो भी है रिजॉल्व कर लें। और मैंने वो बार बार कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल कोई मानना पड़ेगा और उसका ये नहीं है उसके बाद आना जाना हो जाए, कश्मीर में भी आज़ादी है, दोनों तरफ से आ जाए, वो एक और आर्गुमेंट है। करना चाहे तो उस पर ही बात कर सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पे जिस तरह के जनूनी रहते हैं, मुझे तो लगता है कि कभी ना कभी ये न्यूक्लियर एसिड्स को इस्तेमाल जरूर करेंगे, क्योंकि हर वक्त धमकियां देते रहते हैं, हर वक्त बोलते रहते हैं। मुझे पता है अगर करेंगे तो याद रखें बहुत ज्यादा। जैसे मैंने बताया ये है 2001 में आउट ऑफ 170 मिलियन 120 मिलियन पाकिस्तानीज वुड हैव बीन वाइप्ड आउट और इंडियंस of 1,500 million would have been wiped out। और हमारी उसके बाद डेवलपमेंट ज्यादा टैक्टिकल वेपन्स पे हुई है, यानी कि जंग जब हो रही होती है लाइन ऑफ क्या कहते हैं बॉर्डर पे, तो 30-40 किलोमीटर में हमारी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। इंडिया की न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्ग रेंज है। तो वो मैं वहां पे अब कितने लोग मारे जाएंगे उसकी बात नहीं करना चाहता। Pakistan will be destroyed completely and maybe India will be destroyed very largely। लेकिन सर इंडिया ने अभी तक मुझे नहीं याद पड़ता कि रिसेंट टाइम्स में कभी इंडिया ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी हो। हमारे यहाँ से तो हर दूसरे महीने धमकी दी जाती है, कभी शेख रशीद, कभी इमरान खान। यस, रिसेंटली इमरान खान ने कहा है कि हम जो ये न्यूक्लियर वेपन्स पे एक मूवमेंट है कि इसको खत्म किया जाए, हम इसके हक में नहीं है, हम नहीं साइन करेंगे। तो पाकिस्तान की पोजीशन जो है ना वो हमेशा प्रवोक करने वाली है और इररिस्पॉन्सिबल है। और सर हर महीने ये किसी न किसी मिसाइल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके लिए पैसा है इनके पास, लेकिन पेशावर यूनिवर्सिटी के टीचर्स को सैलरी देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। वो सब मुझे पता है। आप जितनी बात उस पर करना चाहे मैं कर लूं। मेरी तो सारी जिंदगी इन बातों को ही नुमायां करने में गुजर गई है कि आपने मुल्क बनाना था, आपका मुल्क बन गया। 220 मिलियन पीपल आर हेल लॉट ऑफ पीपल। उनको पानी सही नहीं मिलता, नौकरियां नहीं है। अब तो खैर कोविड आ गया है, विच इज आई होप इट विल बी टेकन केयर ऑफ। लेकिन उससे पहले भी मैंने कुछ 7 साल पाकिस्तान जाके पढ़ाया सर्दियों में। लोगों को खाना खाने के लिए दाता साहब जाके तो वो
क्या कहते हैं, वहां पे लंगर पे खाना पड़ता था, नौकरियां नहीं है। हाँ जी, हाउ कैन सच अ कंट्री रिस्पॉन्सिबली टॉक अबाउट वॉर और कश्मीर पे ये कर देंगे। अब वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक वो उसको कह रहे हैं कि आप बयान दें। दे आर पेपर टाइगर्स भाई, पेपर टाइगर्स के 10 बयान और दिला लें। हाँ, और वो सर भागे थे। शेख रशीद तो एक बार भाग के पता नहीं सऊदी अरेबिया या दुबई कहाँ जा चुके हैं, जब न्यूक्लियर वॉर की कोई बात हो रही थी कि इंडिया यहाँ पे अटैक करने लगा, तो भाग गए थे, दौड़ गए थे वो पहली फुर्सत में। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, मुझे तो 65 वॉर का पता है, बिकॉज आई वाज देन 18 इयर्स नहीं, वो ओल्ड। रिसेंटली कुछ साल पहले भाग गए। बात तो सुन लो। उस जमाने में 18 इयर्स ओल्ड जब लाहौर पे जंग हो रही थी ना, तो मैंने अपने इलाके में जो मेरी उम्र के लड़के थे उनका यूनिट हाँ। बनाया था फिदायीन का, कि अगर इंडियन फौज आती है तो हम आगे जाके उनसे लड़ेंगे। ये मैं एडमिट करता हूँ। और 18 साल की उम्र में यही पेट्रियटिज्म होती है ना, कि मेरे मुल्क पे कोई हमला ना करे। तो मैं तो पाकिस्तानी नैरेटिव को बिलीव करता था तब, बिकॉज आई डिडंट नो कि हकीकत क्या है। लेकिन जो मुझे, ये सुन लें जो मैं बात कहने वाला हूं, ये हुआ था सितंबर 1965 में। दिसंबर 1965 में हमारे होते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी मोइनुद्दीन। उनकी बेटे की बारात जो है लाहौर से अमृतसर में वहां के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें चाय पिलाई। फिर पता नहीं वो जलंधर गए, वहां पे चाय हुई। हर जगह पे उनको प्रोटोकॉल मिला। उन्होंने शायद जम्मू में या श्रीनगर में जाके अपने बेटे की वो शादी करनी थी। तो जो अपर लेवल पे इनकी कोई झगड़े चुगड़े नहीं है। और ये जो सारा कुछ करते हैं, जब मिलते हैं तो ये बैठ के ठीक ठाक एंजॉय करते हैं। मैंने ये स्टॉकहोम के अंदर दोनों तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल और ये यहाँ पे आए हुए थे, इनके साथ मेरी अपनी मीटिंग हुई है। एंड दे वर साइकिलिंग कर रहे थे वहां पे पार्क के अंदर। और शाम को फिर इनकी मौजें होती थी, विच आई डोंट वांट टू डिस्कस इन डिटेल। वो पर्सनल लाइफ है। दोनों तरफ उनकी एक थोड़ा ड्रिंक के वो गपशप। मुझे बताया कि उनके एक मेजर जनरल ने कि ये जहांगीर करामत ने बड़ा स्किलफुली हमें अटैक किया था। उन्होंने कुछ बताया। दे वर ऑल हैविंग द सेम कल्चर, द सेम मिलिट्री बैकग्राउंड। इनका पर्सनली कोई झगड़ा नहीं है। ये दो मुल्कों को इन्होंने होस्टेज किया हुआ है इस नफरत के लिए कि देखें ना, हमारी तरफ तो जो हमारी मिलिट्री के वो के पर्क्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि इनका तो जवाब नहीं है। इतनी मौज है इनकी हमारी तरफ। जंग इन्हें कभी करनी नहीं। सारी जो डेवलपमेंट हुई है लाहौर डिफेंस की, ये तो हमेशा हर कदम इंडियन बॉर्डर के पास जाते हैं। तो जब आपने जंग करनी हो तो बॉर्डर के करीब आप जाते हैं या दूर जाते हैं। ये सब इट इज अ वेरी सिनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द बेस इमोशंस ऑफ पीपल। लोगों के जो सबसे डर वाला इमोशन होता है ना, आप उसको उकसा देते हैं। अब तो इंडिया में भी ये रोज होता है। मुझे रोज बड़ी नास्टी किस्म की वहां से आ जाती हैं मैसेजेस। बल्कि आपके जो ये अपलोड करेंगे तो वहां से इंडियन कई बदतमीजी मेरे साथ करेंगे। जो अच्छे लोग हैं वो तो नहीं करते, लेकिन यू फाइंड देम आल्सो नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट ए सिंगल क्रिटिसिज्म। हमारा तो एटीट्यूड इतना कहते हैं इमेच्योर है, बल्कि एक और लफ्ज है अंग्रेजी का, इन्फेंटाइल, बचगाना। कोई जंग अगर होगी तो न्यूक्लियर वॉर होगी तो दोनों दे विल बी ड्रिवन इनटू द स्टोन एज। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्रिटिसिज्म सुनने के लिए तो दोनों तरफ से कोई भी तैयार नहीं होता। और अभी भी आप देखिएगा कि क्योंकि हमने कारगिल वॉर की बात की है और हमने ज़्यादातर रियलिटी की बात की है कि क्या हुआ था, तो इंडियंस शायद इस वक्त इतना ना बोलें जितना पाकिस्तानी बुरा भला कहेंगे।
और मुझे तो कभी आईएसआई का एजेंट, कभी रॉ के एजेंट, कभी क्या क्या बोलते ही रहते हैं, लेकिन हम बात करना तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सर बिल्कुल शुरू में आप ठीक कह रहे थे कि ये हमारे दोनों जो क्वेश्चन है वो काफी लेंदी हैं, तो अगर हम दूसरे सवाल को हम फिर नेक्स्ट वीक के लिए रख लेते हैं, जो दैट विल बी बेटर। तो ये कि हम नेक्स्ट वीक हम जो करेंगे आपके साथ, तो उस पे हम डिक्टेटरशिप पे बात करेंगे, पाकिस्तान में फौजी हुकूमतें, क्योंकि हमने और कहीं नहीं देखी इस तरह से फौजी हुकूमतें आते हुए। आप ये किताब आरजू ये मिलती है हर जगह पे पेपर बैक में, आप थोड़ी वो पढ़ लें, उससे ज्यादा आसान हो जाएगा ना, आपके सवाल ज्यादा शार्प हो जाएंगे। सर मैं ये ले लूंगी, इसी वीक में ले लूंगी, और नेक्स्ट वीक जो है जब आपसे बात होगी तो बिल्कुल इस बुक के पॉइंट्स भी मैं कर दूंगी। पेपर बैक में ना आपको आप इस्लामाबाद में होते हैं, सईद बुक से मिल जाएगी वो, वहां पे इस्लामाबाद में आप जाएं तो कहें जी जो पेपर बुक है, पेपर बैक है ना वो। सईद बुक से मुझे याद आया सर, सईद बुक भी कुछ दिनों में बंद हो रही है, और उधर भी कोई कबाब की दुकान खोलने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह बुक शॉप्स बंद करके और सब कबाब खा रहे हैं। मुझे कोई बता रहा था, ये कल की बात है, कि जनरल जिया जब पावर में आए हैं तो 9 बजे की खबरों से पहले एक वो आती थी कि एक हदीस कोट की जाती थी कि जो लोग सवाल करते हैं उनका पता नहीं जन्नत में जाना जो है वो मुश्किल हो जाता है, लिहाजा सवाल मत करें। तो जो इस किस्म की वो क्या कहते हैं ब्रेन वॉशिंग, कि अक्ल को इस्तेमाल ना करें, क्वेश्चन ना करें, उस मुल्क ने तो अपने पैरों पे कुहाड़ियां मारी हुई हैं। आज की दुनिया तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज की दुनिया है। अभी देखें बेतहाशा दुआओं से और मज़ारों पे जाके तो नहीं कोई वैक्सीन मिला, चाइना से ही आ रहा है, बल्कि इंडिया से आना चाहिए, और बाकी रशिया से आ रहा है इसको फाइट करने के लिए। मैं आज ही बल्कि देख रही थी, अब ये देखे इंडिया ने वैक्सीन बना लिया कि नहीं, व्हाई कुड वी नॉट डू इट। एक ही दिन 2 मुल्क बने थे, क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज ही बिल्कुल बेमायनी है। सर हम पैसे खर्चने पे बिलीव नहीं रखते, हम अगर कुछ मुफ्त में मिल रहा है तो हमारे खान साहब ले आते हैं, हम फ्री फंड में काम करवाते हैं अपने। तो आप देखिएगा हम इंडिया की तरफ पैसे जाया नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं से मांग तांग के ले आएंगे वैक्सीन। मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, एंड आई होप टू सी यू नेक्स्ट वीक अगेन, और हम फिर जो है वो जरा डिक्टेटरशिप पे बात करेंगे। और फिर 1999 के जो कारगिल वॉर थी उसके ऊपर इन्होंने डिस्कस किया है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमने इससे पहले भी बात और भी वीडियोस देखी हैं जिसमें हमने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज देखे थे। खैर इस वीडियो की बात करते हैं, तो इस वीडियो में इन्होंने जो चीज़ बताई है वो एक रियलिटी है। एक्चुअली उसमें होता यह है कि इन लोगों ने जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया था उनको मुजाहिदीन कहा गया था। यहाँ भारत के जो लोग फौज थी वो नीचे जा चुकी थी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, और उस पर इन लोगों ने जिस तरह से आकर वहाँ पर खड़े हो गए, और जब इंडियन आर्मी ऊपर आई तो उस दौरान इन लोगों ने जो चीज़ें की हैं, सो मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी ने बिल्कुल ठीक किया है कि उस पर एक्शन लेना चाहिए था। और उन्होंने जिस तरह से अपना जो पूरे इंतजामात के साथ आए और इनको जो है वो इतना बुरे तरीके से मार दी, मतलब कि इनको ख़त्म कर दिया गया और भगा दिया गया वहाँ से। और मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जानें भी गंवा चुके थे। जो हुआ उसका बहुत ही अनफॉर्चुनेटली 400 जो है वो पाकिस्तान के जो आर्मी थी, फौज थी, मतलब फौजी थे वो लोग, जिनको इन्होंने जो मुजाहिदीन कहा जा रहा है, जिनको उनको वो उनकी जानें गई। और जो है 500 जो है अनफॉर्चुनेटली भारत के जो फौज थी वो लोग अपनी जानें गंवाई। लेकिन कारगिल वॉर जो बेसिकली है वो भारत जीत गया, और जीतना भी था, जाहिर सी बात है। जब इस तरह से कोई करेगा तो जाहिर सी बात है वो तो फिर उनको जीतना ही था। जो चीज़ राइट पे होती है वो राइट होती है, और बाकी तरीक़ाकार जो था वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। और पहले इन्होंने इनकी बेबसी देखें, इनके टू फेसेस देखें कि पहले इन्होंने कहा कि
ये मुजाहिदीन हैं। उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब ही कह रहे हैं कि नहीं ये तो हमारे ही अपने बंदे हैं और उनको फिर जो इनामात और फिर मेडल्स वगैरह जो भी सेरेमनीज की गई हैं, तो मतलब कि भारत इस वजह से ही इनका मजाक भी बनाता है। और भारत ने काफ़ी लोगों ने ये भी कहा है कि भाई आप लोग तो अपनी बॉडीज़ तक नहीं लेकर गए थे, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी भारत की कि इन्होंने जो है वो रिस्पेक्टफुली तरीके से जो है उनको जो है वो उनकी बॉडीज़ को बरी किया और सारा जो भी प्रोसेस होता है। सो इसके लिए आई सैल्यूट टू इंडियन आर्मी और जिन्होंने ये सारा कुछ किया। और बाकी पाकिस्तान की भी जो आर्मी है, सही कह रहे हैं डॉक्टर इश्तियाक साहब, उन्होंने कहा है कि ये लोग भी एक जो है शहीद हैं या फिर ये लोग वही हैं जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए जान दी है। जाहिर सी बात है ये तो अपनी कंट्री के लिए ही आए थे, लेकिन अब बाकी जो मेन फॉल्ट था वो इसके पीछे हेड जो थे उनका फॉल्ट था कि उन्होंने पहले तो जब वाजपेयी साहब जो हैं उनके साथ इन्होंने सारी बातें क्लियर कर ली थी, तो फिर इनको ये कारगिल वाला सिस्टम नहीं करना चाहिए था। इन्होंने चीट किया। उसके बाद फिर जाके यूके में जाकर इन्होंने जो नवाज शरीफ ने इस तरह से बातें की और पहले खुद को कहा कि हम तो थे ही नहीं, हमारा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए हमने कोई एक्शन नहीं लिया। और बाद में उन्हीं कोई मेडल्स वगैरह दिए गए हैं, उसी को अप्रिशिएट किया गया। तो यार ये चीज़ें समझ से बाहर हैं कि इस तरह से ये लोग अपना स्टेटमेंट जो है वो चेंज क्यों कर देते हैं। और इस कारगिल की वजह से इतनी सारी जो इंसल्ट हुई थी, इतनी सारे लोगों ने मजाक उड़ाया था कि हर बार ये लोग हार जाते हैं। और मैं एक खान सर की वीडियो देख रही थी तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया था और काफ़ी तरीके से उन्होंने डिस्कस भी किया था इसके ऊपर। एनीवेज रियलिटी जो होती है उसको तो समझना बहुत ज़रूरी होता है। शेख रशीद का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इनको यहाँ पर पूछना चाहिए था आरजू काज़मी को, बिकॉज ये क्वेश्चन इतना ख़ास नहीं था। इस तरह की ये गुफ्तगू इतनी ख़ास नहीं थी। अगर और थोड़ी हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस हो जाता तो फिर मज़ा आ जाता, ताकि हमें और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो जानने को मिल जाती। एनीवेज हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी का अपना तरीका होता है क्वेश्चंस करने का। तो शेख रशीद जो है वो चले गए छोड़कर और वो भाग गए थे और ये हमने भी खबरें भी देखी थी और वो ख़ुद भी बोल रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा फ़नी पार्ट हो गया था। तो एनीवेज ओवरऑल वीडियो में रियलिटी यही पता चलती है कि अब कोई भी इस चीज़ पर बात नहीं करना चाहता या फिर कोई भी अब जैसे बेसिकली भरोसा नहीं करते आफ्टर कारगिल, क्योंकि ये वाला एक मतलब टू फेसेस शो हो गए। तो बाकी अभी ट्वीट भी किया था पाक आर्मी की तरफ से कि हम जो हैं बात करते हैं बैठकर भारत से और डिस्कस करेंगे मामलात और रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, अगर हम इस पर डिस्कस करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा, एक अच्छा स्टेप है और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत के साथ पाकिस्तान का बहुत अच्छा रिलेशन हो सकता है इन फ्यूचर। लेकिन उस पर यही है कि इनको आपस में बातें करनी पड़ेंगी बैठकर, तभी हमारे जो मामलात हैं वो क्लियर हो सकेंगे। और अगर हम बात करते हैं वैक्सीन की, तो वैक्सीन यार आपको पता ही है हर वक्त वैक्सीन की बात होती है। तो वैक्सीन जो है हम लोग खुद बना सकते हैं, लेकिन हम बनाते नहीं हैं बिकॉज हम दूसरी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। बट हम वैक्सीन क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं तो लोग इनको यही है कि चलो चाइना से मिल रही है, वहाँ से मिल रही है, तो दैट्स फाइन। तो बट ये है कि अनफॉर्चुनेटली नहीं बनाई जा रही हमारी कंट्री में, बननी चाहिए थी, नहीं बना रहे। और अभी बलूचिस्तान में इन्होंने एक टेस्ट लिया था कोई मिसाइल का, तो वो मेरे ख्याल से फेल हो गया था। तो इसके अलावा उन पर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली नहीं किया जा रहा। ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे अच्छी लगी है, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, काफ़ी रियलिटी के बारे में पता चला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।